आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक बहुत खूबसूरत सवाल को देखेंगे जो कि जेई 2004 में ये सवाल पूछा गया था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये सवाल है और काफ़ी खूबसूरत सवाल है। इसको जब हम लोग इसके सॉल्यूशन में जाएंगे और इसके डेप्थ को समझेंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन में कितना दम है। 2004 आईआईटी जेई में पूछा गया था ये सवाल। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। In a Young's double slit experiment, two wavelengths of 500 nanometer and 700 nanometer were used. What is the minimum distance from the central maximum where their maximas coincide again? Take capital D by D equals to 10 to the power 3. तो ये मैथमेटिकल वैल्यू है जहाँ पे हम लोग को कैपिटल D डिवाइड बाई D को कितना लेना है 10 to the power 3. तो क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट में जो एक्चुअल मीनिंग है, जो भी सिंबल्स है उसको वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं। स्लिट के सेपरेशन को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो तरह का वेवलेंथ को लिया गया है, ठीक है। एक है 500 नैनोमीटर और सेकंड है 700 नैनोमीटर। इन दो वेवलेंथ के कारण जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उस पे ये सवाल पूछा गया है। सवाल में ये मेंशन किया गया है कि कैपिटल डी बाई डी का वैल्यू 10 टू द पावर 3 है, ताकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व हो सके, आसानी के लिए दिया गया है। हम लोगों से मेन प्रॉब्लम में पूछा गया है कि इन दो वेवलेंथ के कारण कहाँ पे इस सेंट्रल मैक्सिमम से कितने दूरी पर दोनों फ्रिंज ओवरलैप करेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। इस सेंट्रल मैक्सिमम से कितने डिस्टेंस पे दो मैक्सिमा आपस में ओवरलैप करेगा, ठीक है। ओवरलैप करने का मतलब एक के ऊपर एक फ्रिंज सुपरपोज होगा। तो मान लेते हैं कि इस सेंट्रल मैक्सिमम से वाई डिस्टेंस की दूरी पर, ये मिनिमम डिस्टेंस मान रहे हैं हम लोग, कि इस सेंट्रल मैक्सिमम से वाई डिस्टेंस की दूरी पर इन दो वेवलेंथ के कारण जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो दोनों आपस में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। जब ये यहाँ पे दोनों फ्रिंज आपस में ओवरलैप होगा और मैक्सिमा होगा तो दोनों का पाथ डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि दोनों वेवलेंथ का जो लाइट है जो स्लिट से क्रॉस करेगा उसको इस पॉइंट पे मिलना है ताकि वो ओवरलैप कर सके, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस हम लोग गिवन सिंबल्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सिंपली हम लोग जानते हैं कि स्मॉल डी वाई बाई डी इक्वल्स टू एन लैम्डा, ऐसा लिखते हैं। वाई डी डिवाइडेड बाई डी इक्वल्स टू एन लैम्डा। कब? जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तब। जब कभी भी किसी पॉइंट पे बच्चों हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो तो वहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैग्नीफाई करें, इस पॉइंट को इनलार्ज करें तो यहाँ पे दोनों वेव कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा, एक ही फेज में इंटरफेयर करेगा ताकि एक यहाँ पे मैक्सिमा मिले, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा। उसी तरह से जब दो वेव आपस में कुछ इस तरीके से मिलेगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगा वहाँ पे, डिमिनिश होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। तो उस केस में वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो इस तरह से जब वेव आपस में ओवरलैप करता है, जब दो कोहेरेंट वेव आपस में ओवरलैप करता है तो फ्रिंजेस का क्रिएशन होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो कि सेंट्रल मैक्सिमम से वाई डिस्टेंस की दूरी पर है, मान लेते हैं कि mth फ्रिंज जो फर्स्ट वेवलेंथ का है, दो वेवलेंथ दिया गया है λ1 और λ2, ठीक है। इसका मान लेते हैं हम लोग mth फ्रिंज इसके nth फ्रिंज से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इस सेंट्रल मैक्सिमम से यहाँ पे जो फर्स्ट वेवलेंथ का फ्रिंज बनना है यहाँ पे वो mth फ्रिंज है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीसरे से काउंट करते चलेंगे तो वो mth फ्रिंज है जिसको हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे।
उसी तरह से जो सेकेंड वेवलेंथ है उसके कारण यहाँ से ये nth फ्रिंज है, ठीक है। तो m और n का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ से हम लोग जो फिगर से देख सकते हैं कि दोनों के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा दोनों वेवलेंथ के लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मिलना है तो पाथ डिफरेंस सेम होना होगा। तो y जो है यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं y इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ऐसा लिख सकते हैं y को। अब फर्स्ट वेवलेंथ के लिए निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वेवलेंथ के लिए हम लोग माने हैं कि उसका mth फ्रिंज, तो n की जगह पे क्या रखेंगे m, ठीक है। n की जगह पे क्या रखेंगे m, लैम्डा की जगह लैम्डा 1, कैपिटल D वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाई d, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस n के जगह पे ये n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ फ्रिंज या nth फ्रिंज। तो nth के जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं m, इसलिए कि हम लोग लैम्डा 1 के लिए मान रहे हैं कि mth फ्रिंज यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। और बाकी वैसे का वैसे ही सिंबल है। अब सेकेंड वेवलेंथ के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो अगेन उसके लिए भी y इक्वल्स टू क्या होगा, n लैम्डा d बाई d, और अननोन सिंबल्स को लिखेंगे तो उसके तो फ्रिंज को हम लोग nth माने हैं तो n लिखेंगे, क्योंकि इस लैम्डा के लिए nth फ्रिंज ही यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, और लैम्डा 2 d डिवाइड बाई d, ऐसा होगा, ठीक है। एक बार और क्लियर कर लेते हैं, लैम्डा 1 के लिए कौन सा फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है, mth फ्रिंज, और लैम्डा 2 के लिए nth फ्रिंज, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये बस फॉर्मूला है और फॉर्मूला में हम लोग पुट किए हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि पाथ डिफरेंस सेम होगा तभी यहाँ पे जाके दोनों ओवरलैप होगा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं और वहां से m बाई n का रेशियो निकाल लेते हैं। अब यहाँ से उन दो वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं, इस लेंथ को इक्वेट कर सकते हैं, m लैम्डा 1 d डिवाइड बाई d इक्वल्स टू n लैम्डा 2 मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइड बाई d। इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा, हम लोग लिख सकते हैं फाइनली m लैम्डा 1 इक्वल्स टू n लैम्डा 2। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे हम लोग m बाई n करेंगे, m बाई n, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1, ठीक है। अब m बाई n रेशियो हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, इस पे ध्यान देते हैं। m बाई n का वैल्यू कितना है, लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1। तो पहले हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। लैम्डा 2 का वैल्यू दिया गया है 700 नैनोमीटर, ठीक है, और लैम्डा 1 दिया गया है 500 नैनोमीटर। तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 7/5। तो m बाई n का वैल्यू कितना हुआ, 7/5। कहने का मतलब इसका फिजिकल मीनिंग बच्चों ये होगा कि सेवेंथ फ्रिंज, m का वैल्यू क्या है 7 और n का वैल्यू क्या है 5। तो हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट वेवलेंथ के कारण जो सेवेंथ फ्रिंज यहाँ पे बनेगा वो सेकेंड वेवलेंथ के कारण जो फिफ्थ फ्रिंज होगा वो आपस में दोनों ओवरलैप करेगा। फर्स्ट वाले का सेवेंथ फ्रिंज यहाँ पे बनेगा और सेकेंड वाले का यहीं पे फिफ्थ फ्रिंज बनेगा, तो सेवेंथ फ्रिंज फिफ्थ वाले फ्रिंज के साथ ओवरलैप करेगा। इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं 7 के बाद फिर कौन सा बनेगा, 14th फ्रिंज, और इधर से क्या बनेगा 10। तो 14th फ्रिंज जो होगा वो 10th फ्रिंज के साथ ओवरलैप करेगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली 7 के मल्टीपल में आगे बढ़ते चले जाएंगे, इधर 5 के मल्टीपल में आगे बढ़ते चलेंगे, सभी उसी डिस्टेंस पे वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो m बाई n का रेशियो कितना हो गया, 7/5। लेकिन हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, ये y, तो अब आसानी से y कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि m बाई n हम लोग पता कर चुके हैं। तो y के जो फॉर्मूला में हम लोग फाइंड आउट किए हैं उस y के फॉर्मूला में हम लोग इस गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं। दो तरीके से बच्चों हम लोग वेवलेंथ पाथ डिफरेंस को लिख सकते हैं y के टर्म्स में। जो y है वो m लैम्डा 1 d बाई डी फर्स्ट वेवलेंथ के लिए, और यही y n लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d है।
तो y हम लोग किससे भी पता करें वो सेम होगा। तो सपोज हम लोग इससे पता करते हैं तो m का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 7, वेवलेंथ क्या रखेंगे 500 इंटू 10⁻⁻�9 और d/d का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻3। ऐसा गिवन है प्रॉब्लम में कि d/d का वैल्यू 10⁻3 रखना है हम लोग को। तो फाइनली 7 5 से 35 इंटू 10⁻, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, तो मिनिमम इतने डिस्टेंस पे सेवेंथ फ्रिंज फिफ्थ फ्रिंज के साथ कोइंसाइड करेगा। और सेवेंथ फ्रिंज किसका है λ1 के लिए और λ2 के लिए क्या है फिफ्थ फ्रिंज। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 मीटर। उसी तरह से अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 700 नैनोमीटर रखेंगे और d/d का वैल्यू क्या है 10⁻3 और उसको सॉल्व करेंगे, फिर से यहीं पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो YDS एक्सपेरिमेंट में ये थोड़ा यूनिक प्रॉब्लम हुआ जहां पे फ्रिंज का ओवरलैप से सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने में भी टफ है, इसलिए कि अगर क्लियर ना हो प्रॉब्लम कैसे इसको सॉल्व करना है तो फिर ये फर्स्ट टेक में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर समझ क्लियर नहीं है YDS एक्सपेरिमेंट से तब, अगर बेसिक्स क्लियर है तो बिल्कुल सॉल्व होगा। ठीक है, इस आंसर को हम लोग मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं 3.5 mm, लेकिन यहाँ मीटर में ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कुछ नया कॉन्सेप्ट गेन करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।